नमस्कार दोस्तों हमारे 8 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। 12th बायोलॉजी के हमने 8 लेसन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 9वां लेसन एंजाइम या प्रकीर्ण हम स्टार्ट करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो नया लेसन 9वां स्टार्ट करते हैं, यानी लेसन नंबर 9। हमारा लेसन नंबर 9 का नाम है एंजाइम। प्रकीर्ण एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम यानी एंजाइम वे अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थ हैं। वे अति सक्रिय एंजाइम क्या है? अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम क्या होते हैं? अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर संपन्न होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को अपनी अल्प मात्रा की उपस्थिति में संपन्न करते हैं। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। जैसे दोबारा दूसरे तरीके से अपन समझते हैं, यानी कोशिकाओं में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं, कोशिकाओं की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं कुछ अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थों की अल्प मात्रा की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं भाई? एंजाइम कहते हैं। हाँ भाई, यानी कोशिकाओं के अंदर संपन्न होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाएं कुछ अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थों की अल्प मात्रा की उपस्थिति में संपन्न होती है। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा कम करके बढ़ा देते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? अभिक्रियाओं की दर को अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करके बढ़ा देते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। हाँ भाई, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः हम पढ़ते हैं 2 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की, यानी उपचय और अपचय। पहली हम देखते हैं उपचय या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचय अभिक्रिया। उपचय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक जुड़कर किसी जैव उत्पाद को बनाता है। अभिकारक जुड़कर क्या बनाते हैं? जैव
उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक जुड़ करके जैव उत्पाद बनाते हैं। इन्हें संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी इन्हें संपन्न करने के लिए क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता है। इन्हें संपन्न करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। उपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी? उपचय अभिक्रियाएं। उपचय अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक जुड़ करके किसी जैव उत्पाद का, यानी दो या दो से अधिक, 1 + 1 ऐसे ये अभिकारक हो गए, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाएंगे। कोई जैव उत्पाद का निर्माण करते हैं और जैव उत्पाद को निर्मित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे ऊर्जा खर्च होती है। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को उपचय अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी आती है अपचय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचय अभिक्रिया। यानी यहाँ पे जैव उत्पाद अभिकारक जुड़ करके जैव उत्पाद बनाए और यहाँ पे जैव उत्पाद का विघटन होगा। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जहाँ पे जैव उत्पाद टूट करके मतलब अभिकारकों में टूट जाएगा। जैव उत्पाद टूटता है या क्रियाकारी अवयवों में टूट जाता है। क्रियाकारी अवयवों में टूट जाता है। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जैव उत्पाद क्रियाकारी अवयवों में टूट जाता है, अर्थात एक जैव उत्पाद अपने अभिकारकों में बदल जाता है, टूट जाता है। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपचय अभिक्रिया कहते हैं। इनमें ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे ऊर्जा काम में ली जाती है, यहाँ ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। हाँ भाई, उपचय अभिकारक जुड़ करके जैव उत्पाद बनाएंगे, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपचय जैव उत्पाद टूट करके क्रियाकारी अवयव बनाएगा, यानी अभिकारकों में टूट जाएगा और यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकाओं में दोनों अभिक्रियाएं मिल करके उपापचय पथ बनाती है। यानी उपचय प्लस अपचय दोनों मिलकर के उपापचय पथ का निर्माण कर रही है। क्या बना रही है? उपापचय पथ का निर्माण करती है। अब कई बार पूछता है कि एंजाइम की सर्व स्वीकृत परिभाषा क्या है? तो एंजाइम की सर्व स्वीकृत परिभाषा क्या होती है? परिभाषा एंजाइम की सर्व स्वीकृत परिभाषा कहने का मतलब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ। इसको एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो सजीव कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। प्रोटीन प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो सजीव कोशिकाओं में किसका काम कर रहे हैं? जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइमों की प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन, यानी प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ जो सजीव कोशिकाओं में किसका काम करते हैं? जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। अब हम एंजाइमों के इतिहास के बारे में देखें तो
एंजाइम की जो पहचान की गई थी या एंजाइमों के जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान करने वाले, एंजाइम के जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान करने वाले कौन थे? बर्जीलियस थे। बर्जीलियस ने क्या कहा था कि जो ये एंजाइम होते हैं वे एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक हैं। कब कहा था? 1835 में। 1835 में बर्जीलियस ने एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक कहा था। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जाइमेज एंजाइम को किसने खोजा, तो एक वैज्ञानिक हैं एडवर्ड बुकनर। इन्होंने यीस्ट कोशिकाओं में, किनमें? यीस्ट कोशिकाओं में एंजाइम खोजा। कौन सा? जाइमेज एंजाइम की खोज की। कौन से एंजाइम की खोज की? जाइमेज एंजाइम की खोज की। एक वैज्ञानिक हुए विली कुहने। कौन? विली कुहने। इनके द्वारा एंजाइम शब्द दिया गया। एंजाइम शब्द दिया गया। अगर आपसे कोई पूछे एंजाइम शब्द किसने दिया, तो विली कुहने ने एंजाइम शब्द दिया। एक वैज्ञानिक है जेबी सुमनर 1926 के अंदर इन्होंने यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। यूरिएज एंजाइम का क्या किया? यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया, यानी क्रिस्टल में रूपांतरित कर दिया उसे, यूरिएज एंजाइम को। सुमनर और एक वैज्ञानिक और हुए नार्थ्रोप। सुमनर और नार्थ्रोप ने एंजाइमों की प्रकृति प्रोटीन बताई। एंजाइमों की प्रकृति प्रोटीन किसने बताई? सुमनर और नार्थ्रोप ने एंजाइमों की प्रकृति क्या बताई? प्रोटीन बताई। फिर अप्रोटीनीय एंजाइम जिसको आरएनए के उत्प्रेरकीय अणु भी कहते हैं। आरएनए के उत्प्रेरकीय अणु, अप्रोटीनीय एंजाइम की खोज सबसे पहले किसने की? सैक ने और वह अल्टमैन ने। सैक और अल्टमैन ने इनकी खोज की। और आरएनए में पाए जाते हैं। आरएनए में जो राइबोसोमल प्रोटीन होती है वो एक प्रकार की क्या है? अप्रोटीनीय एंजाइम है। तो इनको नाम दिया गया राइबोजाइम। क्या नाम दिया गया? राइबोजाइम। यानी अप्रोटीनीय एंजाइमों को क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। हाँ भाई, एंजाइमों के इतिहास की बात करें, एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक बर्जीलियस ने कहा। एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम को खोजा। विली कोने ने एंजाइम शब्द दिया। जेबी सुमनर ने यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। सुमनर और नार्थ्रोप ने एंजाइमों की प्रकृति प्रोटीन बताई। और अप्रोटीनीय एंजाइम जिनको आरएनए के उत्प्रेरकीय अणु भी कहते हैं, इनको खोज करने वाले कौन है? सैक और अल्टमैन। और इनके द्वारा इन अप्रोटीनीय एंजाइमों को क्या कहा गया? राइबोजाइम कहा गया। अब हम देखते हैं एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना। हाँ भाई, सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं।
सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम तो प्रोटीन है, यानी जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, अर्थात एंजाइम प्रोटीन से बना है। एंजाइम किससे बना है? जो भी एंजाइम, जहां पे भी एंजाइम की बात करेंगे वो एंजाइम क्या होगा? प्रोटीन होगा। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होंगी। सारी की सारी प्रोटीनें हैं वो एंजाइम नहीं होती। सभी एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अब हम बात करें, राइबोजाइम आरएनए से बनता है। राइबोजाइम है किससे बना था? अभी अपन ने देखा, आरएनए से बनता है, जो आरएनए संबंधन के काम में आता है। किस में काम आता है? आरएनए संबंधन में काम आता है। संबंधन में काम आता है, यानी आरएनए को जोड़ने के काम में आता है। कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन, यूरिएज पूर्णतः प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ जो एंजाइम है जैसे पेप्सिन है, जैसे पेप्सिन, यूरिएज, ये पूर्णतया प्रोटीन से बने होते हैं। पूर्णतया प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ एंजाइम तो पूर्णतया किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। लेकिन सभी या अधिकांश एंजाइम, ध्यान रखना, कुछ एंजाइम तो पूर्णतः यानी टोटल प्रोटीन से बने हैं, लेकिन अधिकांश एंजाइम का मुख्य भाग तो क्या होता है? मुख्य भाग तो प्रोटीन होता है। मुख्य भाग प्रोटीन होता है, तथा प्रोटीन के साथ साथ में एक अप्रोटीनीय भाग भी होता है। तथा मुख्य भाग तो क्या है? प्रोटीन है, और प्रोटीन के साथ साथ अप्रोटीनीय भाग भी पाया जाता है। अप्रोटीनीय भाग भी होता है। कुछ एंजाइम तो पूर्णतः प्रोटीन से बने हैं, लेकिन अधिकांश एंजाइम का मुख्य भाग तो प्रोटीन है, और प्रोटीन के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी होता है। अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है, जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। यानी इस प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए जरूरी है ये अप्रोटीन भाग। इस प्रकार के एंजाइमों को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के एंजाइमों को होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। या इनको दूसरा नाम भी दिया गया है, पूर्ण एंजाइम। अगर आपसे पूछे होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम क्या है, तो आप कहेंगे कि अधिकांश जो एंजाइम है उनका मुख्य भाग प्रोटीन से बनता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ उनमें अप्रोटीनीय भाग भी पाया जाता है। अप्रोटीनीय भाग प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, अर्थात प्रोटीन व अप्रोटीन भाग दोनों से मिलकर बने एंजाइमों को हम होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम के प्रोटीन भाग को, अब ये होलो एंजाइम है, इसके दो भाग हो गए, एक तो प्रोटीन भाग और दूसरा अप्रोटीन भाग। होलो एंजाइम के कितने भाग हो गए? दो भाग, प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग। जो प्रोटीन भाग होता है, ये जो प्रोटीन भाग है, इसको एपो एंजाइम, प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम व अप्रोटीन भाग को सहकारक कहते हैं। सहकारक यानी कोफैक्टर। प्रोटीन भाग को, होलो एंजाइम में प्रोटीन और अप्रोटीन दो भाग हैं, तो प्रोटीन भाग को तो हम एपो एंजाइम कहेंगे और
अप्रोटीन भाग को सहकारक। अगर आपसे पूछे एपो एंजाइम क्या है तो आप क्या कहोगे, होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है। सहकारक को अपन 3 भागों में बांटते हैं। सहकारक को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक तो होता है प्रोस्थेटिक समूह। क्या होता है? प्रोस्थेटिक समूह। इसकी प्रकृति कैसे होती है? कार्बनिक प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? कार्बनिक प्रकृति। कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग जो एंजाइम से सघनता या दृढ़ता से जुड़ा रहता है, यानी कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग जो एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। तो आप क्या कहोगे प्रोस्थेटिक समूह के लिए? प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीनीय भाग है जो एपो एंजाइम के साथ मजबूती के साथ जुड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल हम लें तो साइटोक्रोम, फ्लेवोप्रोटीन एक प्रकार के क्या हैं? प्रोस्थेटिक समूह है। दूसरा सहकारक का भाग आता है जिसको हम सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम या इसको को एंजाइम भी बोल देते हैं। सह एंजाइम या को एंजाइम, यानी जब एपो एंजाइम से अप्रोटीनीय भाग जो ढीला, यानी ये तो अप्रोटीनीय भाग है और दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग जो एपो एंजाइम से ढीला या लूज जुड़ा होता है जिसे आसानी से अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं क्या कहलाता है? सहकारक कहलाता है। सह एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? सह एंजाइम कहलाता है। सह एंजाइम किसे कहेंगे? कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग जो एपो एंजाइम से ढीला जुड़ा होता है। कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग जो दृढ़ता से जुड़ा होगा उसको तो प्रोस्थेटिक समूह, और जो ढीला जुड़ा होगा उसे सह एंजाइम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे NAD, NADP, FAD, कोएंजाइम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। NAD निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और ये फ्लेवेन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और वो कोएंजाइम है। तीसरा इसका पार्ट होता है जिसको हम सक्रियक कहते हैं। सक्रियक, हाँ भाई, जब एपो एंजाइम के साथ अकार्बनिक प्रकृति का, कैसा? ये तो कार्बनिक प्रकृति के हैं, अकार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग जो एपो एंजाइम के साथ जुड़ा होता है, जुड़ा होता है उसे हम सक्रियक कहते हैं। ये कोई धातु आयन भी हो सकता है, यानी अकार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीनीय भाग जो एपो एंजाइम के साथ जुड़ा होता है, या कोई धातु आयन जो जुड़ा होता है उसे हम सक्रियक कहते हैं। जैसे फेरस
ये यहाँ पे सक्रियक की भूमिका निभाता है। हाँ भाई, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम के दो भाग हो गए, एपो एंजाइम प्रोटीन भाग और सहकारक एप्रोटीन भाग। सहकारक के 3 भाग हमने पढ़े, प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम और सक्रियक। जो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम से सह एंजाइम को डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि होलो एंजाइम से सह एंजाइम को किस प्रकार से पृथक करेंगे? सह एंजाइम को कौन सी प्रक्रिया द्वारा? डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि होलो एंजाइम से सह एंजाइम या को एंजाइम को किस प्रकार या कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो आप क्या कहोगे? डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। तो अपन ने ये यहाँ पे ये वाला पूरा पॉइंट पढ़ लिया। अब बच गया हमारा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम को देखते हैं। एपो एंजाइम, हाँ भाई, वे एंजाइम यानी जो एपो एंजाइम है ये एंजाइम का मुख्य भाग है। एंजाइम का क्या है? मुख्य भाग है। एंजाइमों की लंबाई भिन्न भिन्न एवं एमिनो अम्लों के क्रम पर निर्भर करती है। हाँ भाई, एंजाइमों की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है और एमिनो अम्लों के क्रम पर निर्भर करती है। प्रोटीन कोलाइडी प्रकृति के हैं, जिनमें एंजाइम के प्रति इकाई आयतन अधिक क्षेत्रफल प्राप्त होता है। एंजाइम में एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनको हम सक्रिय क्षेत्र कहते हैं, जिनके साथ अभिकारक जुड़ते हैं। अब ये जैसे हम एक एंजाइम की संरचना बना रहे हैं, जैसे ये एंजाइम है, तो और ये प्रोटीन प्रकृति का है मुख्य भाग, इसको तो हम एपो एंजाइम कहेंगे। इसको तो क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। यानी ये भाग तो क्या हो गया हमारा? एपो एंजाइम हो गया। और इस भाग को हम एप्रोटीनीय भाग है, इसको हम प्रोस्थेटिक समूह बोलते हैं। प्रोस्थेटिक समूह जो दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, ये प्रोस्थेटिक समूह होगा। इनको जोड़ दो, ये क्या बन गया? होलो एंजाइम बन गया। होलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम क्या है? मुख्य भाग होता है। और ये जो एंजाइमों की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है, एमिनो अम्लों के क्रम पे निर्भर करती है। प्रोटीन कोलाइडी प्रकृति के हैं। प्रोटीन कैसे होते हैं? कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, जो एंजाइम के प्रति इकाई आयतन को अधिक क्षेत्रफल प्राप्त कराते हैं। एंजाइम में एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, जो अभिकारकों के साथ जुड़ करके उत्पादों का निर्माण करते हैं। उन विशिष्ट स्थलों को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट स्थलों को क्या कहा जाता है? सक्रिय स्थल कहा जाता है। एंजाइम के सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम के अंदर एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों को ही सक्रिय स्थल कहा जाता है। और ये सक्रिय स्थल अभिकारकों के साथ जुड़ते हैं और अभिकारकों को उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। तो हमारे नवे लेसन का जो अगले टॉपिक बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।